आईआईटी तथा मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम और साथ ही साथ 12 का बोर्ड एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th क्लास के फिजिक्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का शुरुआती 2 क्लास आप लोग देख चुके हैं। आज हम लोग 3rd क्लास में यह देखेंगे कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को किस प्रकार से निकाला जाता है। गुड मॉर्निंग आप सभी स्टूडेंट्स का मैं राजीव रंजन पूरे टॉप ट्यूटोरियल परिवार की ओर से तहे दिल से पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखने से कैसे पता चलेगा, ये मैंने आपको पहले के क्लास में समझा दिया था। मैंने बतलाया था कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ना तो सीरीज हो और ना ही पैरेलल हो वह अपने आप मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सीधे शुरू करते हैं कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है तो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए डायरेक्ट कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट कोई रूल नहीं बना है। जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R का वैल्यू निकालने का तरीका होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम कैसे निकलेगा यह डिपेंड करेगा प्रॉब्लम्स पर। अलग अलग तरह का प्रॉब्लम अलग अलग तरह से सॉल्व होगा। क्या मैंने कहा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम अलग अलग तरीका से सॉल्व होगा, कोई डायरेक्ट रूल इसका नहीं है। तो चलिए मैं पहले आपको वैसे कॉम्बिनेशन को दिखलाता हूं जो कि ज्यादातर जगहों पे आपको नजर आएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। आप देखिए जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह का। इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में आपको काफी नजर आएगा। देखिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स में कुछ रजिस्टर्स आपको सीरीज में नजर आएगा और कुछ रजिस्टर्स आपको पैरेलल में नजर आएगा। हो सकता है कहीं पर सिर्फ सीरीज में ही नजर आए कुछ पार्ट, और हो सकता है कुछ आपको पैरेलल में नजर आए। देखिए, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जब आप पार्ट बाय पार्ट देखेंगे तो कुछ रजिस्टर्स आपको सीरीज में नजर आएगा। वो कैसे नजर आएगा, कैसे पहचानेंगे, इस चीज को समझिए। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जिन जिन रजिस्टर्स के बीच में जंक्शन नहीं है वो सब रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में है। आपस में पूरा सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के अंदर जिन जिन रजिस्टर्स के बीच में जंक्शन नहीं है वो सारे रजिस्टर्स आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन नंबर, ये थ्योरी नंबर 15 को देखिए। अगर मैं आपसे यह कहूं कि क्या 4 ओम और 6 ओम का ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि आप इधर से भी दोनों को देखेंगे तो दोनों के बीच में आपको एक जंक्शन नजर आएगा। अगर आप इसे और इसे इस तरह से देखना चाहेंगे तो यहां पर भी आपको बीच में जंक्शन नजर आएगा। तो इसलिए ये 4 ओम और ये 6 ओम का रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में
नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, ये 4 ओम और ये 6 ओम का रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि बीच में जंक्शन नहीं है। इस पॉइंट की अगर बात करें तो यहां से भी दो ही तरफ जाने का रास्ता है, एक इधर एक इधर, और जिस पॉइंट से कम 3 तरफ जाने का रास्ता हो वो जंक्शन कहलाता है, इसलिए ये जंक्शन नहीं है। तो बिल्कुल क्लियर है इस जगह पर कि ये 4 ओम और ये 6 ओम का रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्लियर? उसी तरह से देखिए, ये वाला 6 ओम और ये वाला 4 ओम का रजिस्टर भी क्या है, ये दोनों भी आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर है? अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो अभी तत्काल कोई भी दो रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, मैं आपको तरीका बतलाता हूं कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कोई दो रजिस्टर पैरेलल में है कि नहीं है, ये कैसे पहचानेंगे। एकदम सीधा सा तरीका है इसका। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जिन जिन रजिस्टर्स का एक एक इंड आपस में सीधे वायर से होकर जुड़ा हुआ रहेगा और दूसरा इंड भी आपस में वायर से जुड़ा हुआ रहे, वो सारे रजिस्टर्स मिक्स्ड हों, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, जिन जिन रजिस्टर्स का एक एक किनारा एक एक इंड आपस में सिर्फ वायर से जुड़ा हुआ हो और उन्हीं रजिस्टर्स का जो दूसरा साइड वाला इंड जो बच गया वो भी आपस में वायर से जुड़ा हुआ हो, तो वे रजिस्टर्स, वे सब रजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे। यहां पे देखो, अगर इस 10 ओम का रजिस्टर और इस 10 ओम का रजिस्टर की बात करें तो ये दोनों पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में है? इस 10 ओम रजिस्टर का लेफ्ट इंड और इस 10 ओम रजिस्टर का भी लेफ्ट इंड देखो आपस में इस तरह से वायर से जुड़ गया, तो दोनों रजिस्टर का लेफ्ट इंड वायर से जुड़ा हुआ है। अब इन दोनों रजिस्टर्स का राइट इंड को ध्यान से देखो, दोनों रजिस्टर्स का राइट इंड भी आपस में वायर से जुड़ गया, तो इस तरह से ये दोनों रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्लियर है? तो बात समझे? फिर से एक बार पूरा समरी समझ लीजिए जो मैंने अभी आपको समझाना चाहा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट कोई रूल, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का ऐसा होता है जिसको कि अगर आप पार्ट बाय पार्ट देखेंगे तो कुछ रजिस्टर्स आपको सीरीज में और कुछ रजिस्टर्स आपको पैरेलल में नजर आएगा। तो मैं अभी इस थ्योरी में, थ्योरी नंबर 15 में वैसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका समझा रहा हूं आपको, जिसमें कि पार्ट बाय पार्ट कुछ सीरीज में रजिस्टर्स है और कुछ पैरेलल्स में है। तो पहले इसको समझ लेते हैं डिटेल से, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर इस प्रकार का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो तो सबसे पहले जो रजिस्टर्स आपको सीरीज में नजर आया उसका इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, वही पीछे वाला पहले वाला थ्योरी अप्लाई करके। और अगर आपको कोई रजिस्टर्स, कुछ रजिस्टर्स पैरेलल में नजर आ रहा है तो उनका भी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए अलग से। क्या क्या मैंने कहा, सुन लो फिर से। जो रजिस्टर सीरीज में नजर आया उसका अलग से इक्विवेलेंट निकालो, और जो रजिस्टर्स पैरेलल में नजर आया उसका अलग से इक्विवेलेंट निकालो। और इक्विवेलेंट निकालने के बाद उस इक्विवेलेंट को उन जगहों पर रख दो जिन जिन रजिस्टर्स का आपने इक्विवेलेंट निकाला है। जिन जिन रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट आपने निकाला उन रजिस्टर्स को हटाकर उसके बदले इक्विवेलेंट रजिस्टर को वहां रख दो और उसके बाद एक नया फिगर को ड्रॉ करो। उन रजिस्टर्स को हटा करके जो इक्विवेलेंट रजिस्टर को रखे, ऐसा करने के बाद जो सिचुएशन बना उसके लिए एक नया फिगर को ड्रॉ करो और फिर उसे सॉल्व करने का कोशिश करो।
यही प्रोसेस, यही स्टेप आप बार बार रिपीट कीजिए, अपने आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कि यह एक प्रॉब्लम हमारे सामने है जिसमें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी तो टर्मिनल है और कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं, इक्विवेलेंट निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये न सीरीज है न पैरेलल है, ये तो मिक्स्ड है। अब मिक्स्ड है तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट बाय पार्ट। देखो ध्यान से, अभी तुरंत मैंने समझाया ये दोनों सीरीज में है, दोनों का इक्विवेलेंट निकालो। तो सीरीज में इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सीधे जोड़ दिया जाता है, ऐड कर देते हैं। तो ये 4 ओम और इसमें ऐड हो जाएगा 6 ओम, कितना हो गया 10 ओम। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट हो गया 10 ओम। उसी तरह से ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों भी सीरीज में है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 6 ओम प्लस 4 ओम 10 ओम। क्लियर है ना। तो ये दोनों का भी इक्विवेलेंट हो गया 10 ओम, ये दोनों का भी इक्विवेलेंट हो गया 10 ओम। अब ऐसा करना है कि इसी फिगर में ये दोनों को हटा दीजिए और इस दोनों के बदले एक सिंगल रजिस्टर को डालिए जिसका वैल्यू 10 ओम के इक्वल होना चाहिए। इस दोनों को भी हटाइए और उसके बदले एक सिंगल रजिस्टर को पुट कीजिए और उसका वैल्यू भी 10 ओम होना चाहिए। और ध्यान से देखो, मैंने वही काम तो इस फिगर में किया, इसी का आगे का फॉर्म हो गया नहीं ये फिगर। देखो जैसे पॉइंट ए यहां पे है, ये देखो मैंने पॉइंट ए ले लिया, पॉइंट बी यहां है, ये पॉइंट बी हो गया। उसके बाद देखो पॉइंट बी से पहले 5 ओम का एक रजिस्टर है, ये देखो पॉइंट बी से पहले 5 ओम का रजिस्टर मैंने लिया। ये पॉइंट देखिए यहां नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट देखो यहां नजर आ रहा है। और ये 4 ओम और 6 ओम का बदले जो इक्विवेलेंट हुआ 10 ओम, वो देखो ये दोनों पॉइंट के बीच मैंने 10 ओम को कनेक्ट कर दिया। और ये दोनों का भी इक्विवेलेंट जो 10 ओम बन रहा है उसे भी मैंने उसी दो पॉइंट के बीच कनेक्ट कर दिया 10 ओम। और सबसे बड़ी बात है फिगर का कि यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर था तो यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर कैसे आया। तो मैंने साफ साफ आपको समझाया था पहले भी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फिगर, सर्किट के फिगर का कोई रोल नहीं है, रोल है कनेक्शन का। सिर्फ कनेक्शन पर ध्यान देना है, ना फिगर का कोई यूज है और ना ही वायर के लेंथ का कोई यूज है। तो इसलिए इस दोनों के बदले ये 10 ओम और ये दोनों के बदले ये 10 ओम आ गया। अब चलिए यहां से यहां कैसे आए समझ चुके हैं, अब इसे फिर आगे बढ़ाते हैं, आगे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। अब फिर से जरा देखिए, यहां 3 रजिस्टर अब आपके सामने आ चुका है। इस जगह पर आपके सामने 3 रजिस्टर आ चुका है। अब फिर से देखो कि क्या कोई 2 रजिस्टर सीरीज में नजर आ रहा है, कोई तो सीरीज में नजर आया। गौर से देखो, ये वाला और ये वाला है। अगर ऐसे देखोगे तो यहां जंक्शन है, अगर ऐसे देखोगे तो यहां जंक्शन है। ये दोनों सीरीज में नहीं है। क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं है, क्योंकि यहां जंक्शन है। क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं है, क्योंकि यहां जंक्शन है। तो कोई भी 2 रजिस्टर सीरीज में अभी नहीं है। अब ये सोचना है कि क्या कोई 2 रजिस्टर पैरेलल में है। तो देखो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर दोनों पैरेलल में है, अभी तुरंत मैंने समझाया था, क्योंकि दोनों रजिस्टर का लेफ्ट एंड आपस में कनेक्टेड है और दोनों रजिस्टर का राइट एंड भी आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों पैरेलल में है। तो ऐसा करना है कि अब इस दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देना है। 2 रजिस्टर पैरेलल, दोनों 10 ओम का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, मैंने सारा तरीका आप लोगों को सिखला दिया था पिछला क्लास में। कैलकुलेट करके देखिए, दोनों का इक्विवेलेंट 5 ओम होगा। तो 10-10 ओम के 2 रजिस्टर जब पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट 5 ओम के इक्वल होगा। तो अब इस दोनों का इक्विवेलेंट को देखो, मैंने 5 ओम यहां पे पुट कर दिया। ये देखो टर्मिनल ए यहां है, ये वाला टर्मिनल भी इस जगह है, ये वाला 5 ओम का रजिस्टर ये नजर आ रहा है और ये दोनों का इक्विवेलेंट जो 5 ओम आया वो देखिए इस जगह है। तो हम लोग अब ये फिगर से इस फिगर तक पहुंच चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है,
टर्मिनल ए और बी के बीच तो सिर्फ दो ही रजिस्टर नजर आ रहा है, और दो रजिस्टर अगर होगा तो या तो सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, क्योंकि दो रजिस्टर कभी मिक्स्ड में नहीं हो सकता है। तो 5 ओम और 5 ओम का दो रजिस्टर सीरीज में है तो डायरेक्ट ऐड कर देना है, R1 प्लस R2 का फॉर्मूला लगा देंगे 10 ओम। ये देखो इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम। तो इस तरह से यहां पे आपने जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का फिगर देखा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके सामने आ रहा है 10 ओम के बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लेते हैं कि कुछ कमी रह गई समझने में तो वीडियो को एक बार और रिपीट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक जब आप समझ चुके हैं तो फिर अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखिए बहुत आसान सा एक्सरसाइज 6 में देखिए, बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। कनेक्शन पर ध्यान देना है। ये बैटरी है, टर्मिनल कहां होगा खुद सोचो। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, यहां पे और यहां पे। टर्मिनल का मतलब होता है जहां से बैटरी का कनेक्शन हो। तो इसमें एक टर्मिनल यहां बनेगा, यहां बनेगा, इक्विवेलेंट निकालना है। उसी तरह से देखिए आगे का भी जो सब कोई प्रॉब्लम्स है आपके सामने, यहां पे भी एक्स्ट्रा वायर आ गया। सोचना आपको है इसका क्या काम होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है नंबर 3। नंबर डी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहां तक आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो उसका तरीका आपको मालूम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप हमारे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बतलाया कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकालने का डायरेक्ट कोई रूल, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगा वो मैंने आपको बतला दिया है। अब बात आती है कि क्या हर फिगर, हर प्रॉब्लम ऐसा होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का जिसमें कि पार्ट बाय पार्ट कुछ रजिस्टर सीरीज में या पार्ट बाय पार्ट कुछ रजिस्टर पैरेलल में होगा? ना, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। अब चलिए 16 नंबर के थ्योरी को ले लीजिए, बहुत कॉमन है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए। ये सोच के देखिए, मैंने अब तक आपको जो भी थ्योरी बतलाया ये काम नहीं करेगा यहां पर। इस 16 नंबर के फिगर को देखिए, देखने से साफ नजर आता है कि बहुत सारी जगहों पर जंक्शन मौजूद हैं, तो सीरीज तो नहीं होगा। ये देखो यहां जंक्शन, यहां जंक्शन, यहां पे जंक्शन, यहां पे जंक्शन, तो सीरीज तो होगा नहीं। पैरेलल की अगर बात करें तो क्या कोई भी रजिस्टर आपको ऐसा नजर आ रहा है जिसका दोनों इंड डायरेक्ट दोनों टर्मिनल से जुड़ा हुआ हो? एक सिंगल रजिस्टर ऐसा नहीं है जिसका दोनों टर्मिनल, ये दोनों इंड दोनों टर्मिनल से डायरेक्ट जुड़ा हो। तो पैरेलल भी नहीं है। बचा मिक्स्ड। तो मिक्स्ड में अभी जो मैंने प्रोसेस आपको बतलाया वो भी यहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए कोई भी दो रजिस्टर आपको ना तो सीरीज में नजर आएगा ना पैरेलल में। देखो क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं है, बीच में जंक्शन आ गया। क्या ये दोनों सीरीज में है? नहीं है, बीच में जंक्शन आ गया। क्या ये दोनों पैरेलल में है? अगर इधर से देखते हैं तो दोनों वायर से जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों रजिस्टर का ये जो राइट साइड वाला इंड है डायरेक्ट ऐसे वायर से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि बीच में एक और रजिस्टर आ रहा है। तो ये पैरेलल भी नहीं है कोई दो रजिस्टर। तो इस प्रॉब्लम में ना तो कोई दो रजिस्टर सीरीज में है और ना ही कोई दो रजिस्टर पैरेलल में है। ये कैसे सॉल्व होगा? क्लियर है? अब बात को समझिए, जरा ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर तरीका से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फर्स्ट क्लास में समझाया था कि टर्मिनल्स का मतलब होता है वह दो पॉइंट जो बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट होगा।
क्लियर है? फिर मैंने आपको यह बतलाया था कि बैटरी आप जितना ईएमएफ का लीजिएगा, अगर ईएमएफ समझने में कंफ्यूजन है तो सीधे सिंपल वे में समझ लीजिए, जितना वोल्ट का बैटरी लीजिएगा। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो बैटरी का वोल्टेज होता है। अब ऐसा है कि जितना दूर तक डायरेक्ट वायर से कनेक्शन होता है पोटेंशियल नहीं बदलता है, मालूम है, सिखला चुके हैं फर्स्ट क्लास में ही भी। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन रह गया है तो सीधे आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्लेलिस्ट में, और वहां इसके पहले के दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखो जी, जितना दूर तक डायरेक्ट वायर से कनेक्शन रहता है पोटेंशियल यानी वोल्टेज नहीं बदलता है। मैंने आपको बार बार समझाया इस बात को, और मैंने आपको यह भी समझाया था फर्स्ट क्लास में ही कि अगर कुछ आइडेंटिकल रजिस्टर्स, अगर कुछ सेम वैल्यू वाले रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो और उस कॉम्बिनेशन के दोनों एंड पर अलग अलग पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जाए, अलग अलग वोल्टेज डाल दिया जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर दिया जाए, तो क्या होता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज के तरफ करंट का फ्लो होता है और हर रजिस्टर पार करने पर वोल्टेज ड्रॉप करता है। मैंने बतलाया था कि अगर रजिस्टर सीरीज में है और अगर उसका वैल्यू सेम है तो हर रजिस्टर सेम वैल्यू में पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा, हर रजिस्टर इक्वल अमाउंट में वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। मैंने यह भी बतलाया था कि वहां पर सिर्फ नंबर ऑफ रजिस्टर्स का यूज होता है, रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस कितना है इसका कोई यूज नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फर्स्ट क्लास को जरूर देखिए, नहीं तो अधूरा समझ में आएगा, और अधूरा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। समझना है तो डिटेल से चलिए देखते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल बी के बीच एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया, कोई भी पोटेंशियल का बैटरी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमेजिन कर लेते हैं कि टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच में 60 वोल्ट का बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया। तो ए और बी के बीच 60 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट हो गया, और मैंने मान लिया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए के तरफ है और निगेटिव टर्मिनल बी के तरफ है। क्लियर है? पॉजिटिव टर्मिनल ए के तरफ, निगेटिव टर्मिनल बी के तरफ। और बैटरी जो 60 वोल्ट का है, तो मान लेते हैं कि निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज है 0 और 60 वोल्ट है पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज। तो 60 वोल्ट पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से डायरेक्ट कनेक्टेड है टर्मिनल ए सीधे वायर से होकर। तो ए पर का पोटेंशियल, ए पर का वोल्टेज कितना हुआ, 60 वोल्ट हुआ 60 वोल्ट, और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज है 0 और उस निगेटिव टर्मिनल से डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है टर्मिनल बी। तो बी पर का पोटेंशियल कितना हो गया, 0 वोल्ट हुआ। तो 60 वोल्ट के बैटरी को अगर आप टर्मिनल ए और टर्मिनल बी के बीच कनेक्ट करते हैं तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि ए पर का पोटेंशियल 60 है और बी पर का पोटेंशियल 0 है। अब जरा सोचिए, ध्यान से समझिएगा, यहां अगर 60 वोल्ट हुआ तो यहां पर का पोटेंशियल कितना होगा, क्या वो 60 वोल्ट नहीं होगा? होगा 60 वोल्ट। क्यों? डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है। तो फिर बताइए यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? निश्चित 60 वोल्ट, डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है, यानी कि यहां पर का भी पोटेंशियल 60 वोल्ट और यहां पर का पोटेंशियल भी 60 वोल्ट। ये 0 वोल्ट पे था, कल्पना कीजिए यहां भी 0 वोल्ट होगा, यहां भी 0 वोल्ट होगा, है ना? क्लियर? ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, बात समझे?
फिर से सुन लीजिए, 60 वोल्ट 0 वोल्ट, 60 वोल्ट 0 वोल्ट। क्लियर है? अब यहां पे जरा देखिए, फिगर को ध्यान से समझिए। ये तीनों रजिस्टर सेम वैल्यू का, ये तीनों रजिस्टर आपस में सेम वैल्यू का है। मैं इस दो की बात अभी नहीं कर रहा हूं। ये तीनों आपस में सेम, ये तीनों आपस में सेम। यहां 60 यहां 0, यहां 60 यहां 0। क्लियर है? थोड़ी देर के लिए ऐसा आप इमेजिन करिए कि अगर ये रजिस्टर और ये रजिस्टर नहीं होता। इमेजिन कीजिए, करना पड़ेगा इमेजिन फिजिक्स सीखने के लिए। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। कल्पना की शक्ति ज्ञान से ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आइंस्टीन का स्टेटमेंट है। तो आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप सही तरह से इमेजिन करने के लिए सीख जाते हैं, वो आपके नॉलेज पर भारी पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए फिजिक्स पढ़ते समय, कोई भी चीज का स्टडी करते समय, कि ब्रेन को काफी बेहतर तरह से इमेजिनेशन में अप्लाई करें। देखिए इधर, मान लेते हैं कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर नहीं था। अब सिचुएशन देखिए, यहां 60 यहां 0, तीन रजिस्टर, तीनों आइडेंटिकल, तीनों सीरीज में। क्या होगा? जैसे करंट तो इतना है कि इधर से इधर फ्लो होगा, तो करंट जब इधर से इधर फ्लो होगा तो तीन रजिस्टर को पार करेगा करंट, और तीन रजिस्टर को पार करेगा तो हर बार करंट का वोल्टेज का वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब चूंकि तीनों आइडेंटिकल वैल्यू का रजिस्टर है, तो तीनों बराबर बराबर अमाउंट में पोटेंशियल को ड्रॉप कराएगा। हर एक रजिस्टर कितना ड्रॉप कराएगा कैलकुलेट कर लीजिए। यहां से यहां जाएगा तो टोटल 60 वोल्ट का ड्रॉपिंग है। यहां 60 यहां 0, तो डायरेक्ट अगर यहां से यहां गए तो कितना ड्रॉप किया? 60। तीन रजिस्टर ड्रॉप करा रहा है, 3 बार ड्रॉप हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 60/3 कितना है? 20। यानी कि हर एक रजिस्टर 20 वोल्ट के बराबर ड्रॉप कराएगा। तो 60 से 20 ड्रॉप करेगा, यहां कितना बचेगा? 40 वोल्ट। फिर 20 वोल्ट ड्रॉप कराएगा, कितना बचेगा? 40 से 20 के कितना बचा? 20 वोल्ट। फिर 20 वोल्ट ड्रॉप कराएगा, कितना बचेगा? 0 वोल्ट, है ना? 60, ध्यान से समझिएगा, 60 40 20 0। याद हो गया? 60 40 20 0। क्लियर है? चलिए अब यहां पर बात करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर नहीं था। सिचुएशन देखो, 60 वोल्ट 0 वोल्ट, तीन रजिस्टर, तीनों आइडेंटिकल, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो फिर जब करंट यहां से इधर जाएगा तो फिर हर बार हर रजिस्टर पोटेंशियल को ड्रॉप कराएगा ना, और फिर इक्वल वैल्यू में ड्रॉप कराएगा ना। और फिर ध्यान से सोचिए, 60/3 का ही सिचुएशन है, यानी कि फिर हर एक बार 20 वोल्ट का ड्रॉपिंग होगा। तो यहां 60 20 ड्रॉप करेगा, यहां 40 20 ड्रॉप करेगा, यहां 20 ड्रॉप करके 0। क्या सिचुएशन आ रहा है? सिचुएशन यह है कि यहां भी 40 वोल्ट, यहां भी 40 वोल्ट, यहां भी 20 वोल्ट, यहां भी 20 वोल्ट। यानी कि यह रजिस्टर, ये रजिस्टर दो ऐसे पॉइंट के बीच कनेक्टेड है जिन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल सेम है। ये रजिस्टर भी दो ऐसे पॉइंट के बीच कनेक्टेड है जिस दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। इस रजिस्टर के ऊपर वाला एंड का पोटेंशियल 40 वोल्ट और इसी रजिस्टर का नीचे वाला एंड का पोटेंशियल भी 40 वोल्ट। अगर इस रजिस्टर की बात करें तो अपर एंड का पोटेंशियल 20 वोल्ट और लोअर एंड का पोटेंशियल भी 20 वोल्ट। एक बात याद रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस तब काम नहीं करता है जब उसके दोनों एंड को सेम पोटेंशियल पे यानी सेम वोल्टेज पे अटैच कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए। आप अपने घर का कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ले लीजिए, एक बल्ब ही ले लीजिए, ऑर्डिनरी बल्ब, 10 रुपया वाला बल्ब,
दो वायर उससे निकलता है ना, कैसे कनेक्ट करते हो? एक को लाइव वायर में 220 वोल्ट पर और एक दूसरा को क्या करते हो 0 वोल्ट पे कनेक्ट कर देते हो, वो जलने लगता है। किसी बार ऐसा कीजिएगा कि दोनों वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा 220 वोल्ट में लाइव वायर में, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। दोनों को कनेक्ट कर दीजिएगा किसी बार न्यूट्रल में, जलेगा बल्ब? वो नहीं जलेगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस तब काम करता है जब उसके दोनों एंड को दो अलग अलग पोटेंशियल पे कनेक्ट किया जाए। हाँ, एक बात मैं यहां पे और बताना चाहूंगा कि आप ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे कि हम लोग मेन लाइन में देखते हैं जो सड़क के किनारे पोल से होकर पास करता है कि तीन तीन लाइव वायर होता है, 3 वायर रहता है, देखे हो ना, 3 वायर रहता है 220 वोल्ट का, एक रहता है न्यूट्रल वायर। तो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ऐसा मत कर दीजिएगा कि उस बल्ब का एक एंड को एक फेज में लाइव वाला 3 वायर है लाइव का, ये मान लेते हैं ऐसे, ये मान लेते हैं इस प्रकार से, एक 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट है ना, तो बल्ब का एक एंड इसमें और दूसरा एंड इसमें कनेक्ट मत कर दीजिएगा। वैसा इस सिचुएशन में बल्ब ऐसा नहीं होगा कि नहीं जलेगा, वो तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि वहां पर रियल में देखा जाए तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो करीब 650 वोल्ट का बन जाता है। देखने से लगता है, मैंने जो थ्योरी समझाया उसके हिसाब से भी 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट, ये भी 220 वोल्ट, लेकिन जब आप एक बल्ब का एक टर्मिनल यहां और दूसरा टर्मिनल यहां कनेक्ट करेंगे तो आप सोचेंगे कि अभी तक का जो थ्योरी है इसके हिसाब से भी 220, ये भी 220, तो बल्ब नहीं जलना चाहिए। और मैं क्या बतला रहा हूं, वो बल्ब जलेगा ही नहीं बल्कि ब्लास्ट भी कर जाएगा। वजह, क्योंकि वहां 650 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट में बतलाऊंगा। आगे का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, वहां के थ्योरी में मैं आपको बतलाऊंगा। ये जो अभी आप थ्योरी आप पढ़ रहे हैं ना, बैटरी से रिलेटेड थ्योरी है। मैंने एग्जांपल दिया करें, ये अल्टरनेटिंग करंट का अलग बात है, बात समझे? हाँ, तो सिंपल वे में आपको याद रखना है कि सेम पोटेंशियल पर अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को काम नहीं करेगा। अब यहां पे आइए, डायरेक्ट फिगर पे आइए। तो देखो, सिचुएशन तो समझ चुके हो। सिचुएशन ऐसा है कि यहां पर जितना भी रजिस्टर्स कनेक्टेड है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें। तो बात बिल्कुल सीधा सा है कि ए और बी के बीच आप 60 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कीजिए, या ए और बी के बीच आप 20 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कीजिए, या ए और बी के बीच आप 5 लाख वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कीजिए, आप कुछ भी कनेक्ट कीजिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ही होगा, वैसे ही ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ही होगा। और मैंने बतलाया सेम पोटेंशियल पे कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस काम नहीं करता है, ये रजिस्टर काम नहीं करेगा, क्योंकि ना तो इस रजिस्टर से ऐसे करंट जाएगा और ना ही ऐसे करंट जाएगा। ये रजिस्टर भी काम नहीं करेगा क्योंकि इधर का और इधर का पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ना तो करंट ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा। अब खुद सोचिए कि जो बेकार का चीज है उसको रखने से क्या लाभ है? घर में देखते हो ना, जो भी बेकार का चीज होता है, क्या उसको अच्छी तरह से रखते हो? क्या करते हो? इमेजिन कीजिए आपके घर में बहुत सारा बल्ब वगैरह लगा हुआ है, फैन वगैरह लगा हुआ है, कोई बल्ब फ्यूज हो गया है, क्या करते हैं? अगर नया बल्ब नहीं भी वहां लगाना है तो तुरंत उसको वहां से निकालते हैं और सीधे कचरा में फेंक देते हैं, क्योंकि वो यूजलेस चीज है, यूजलेस चीज को तो रखा नहीं जाता है। तो ये दोनों रजिस्टर जो R2 ओम का है, स्पष्ट हम देख रहे हैं कि यूजलेस है। क्या रखिएगा इसको यहां पर? नहीं रखेंगे, हटा देंगे तुरंत इसको। तो ये दोनों जो रजिस्टर नजर आ रहा है R2 ओम और ये R2 दोनों, ये दोनों यूजलेस है इस जगह पर, इस दोनों को हटा दिया जाएगा यहां से। क्लियर है? बात समझे? और ये दोनों को हटा दिया जाए तो फिर इतना आसान हो जाएगा प्रॉब्लम कि बस चुटकी में बन जाएगा।
तो इस तरह का फिगर आपके सामने भी अक्सर आएगा, थोड़ा अपर लेवल का एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम में, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है। तो यहां पर ध्यान देना है, जब भी इस तरह का सिचुएशन नजर आए जिसमें कि आइडेंटिकल रजिस्टर्स काफी ज्यादा लगे हुए हो और सीरीज में लगे हुए हो, तो ध्यान रखिएगा ऐसा चांस बनने का पूरा वहां स्कोप रहता है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या कहीं कोई यूजलेस रजिस्टर्स तो नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे कि मैंने इमेजिनेशन किया, मैंने इमेजिन पहले किया, जिससे मुझे पता चला कि यहां पर और यहां पर का पोटेंशियल सेम होगा हर कंडीशन में, और यहां पर का और यहां पर का पोटेंशियल भी आपस में सेम होगा हर कंडीशन में, और उस वजह से ये दोनों रजिस्टर यूजलेस है, दोनों रजिस्टर को हटा देना चाहिए। हमने हटा दिया और देखो जैसे ही मैंने हटाया, ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन, कितना आसान सा फिगर बन गई है। देखिए R1 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 R3 R3 R3। अब इसके बाद कैसे बनेगा, क्या ये भी मुझे समझाना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है आप इतने तेज हैं, आप इतना समझ रहे हैं बात को कि आगे क्या करना है। बिल्कुल क्लियर है, आप तो तीनों सीरीज में तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। देखो है ना, बीच में कहीं जंक्शन है, यहाँ नहीं है। तीनों सीरीज में तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, कितना हो जाएगा? 3R1 होगा ना। सीरीज का फॉर्मूला R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हो जाएगा सीधे 3R1। ये तीनों में देखो सीरीज में है, तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तीनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा फिर वही 3R3। तो इस तीनों के बदले 3R1, इस तीनों के बदले 3R3। और फिर देखिए इसका जो नया सिचुएशन आएगा वो कुछ एक सेकेंड, अच्छा फिगर में यहीं तक बनाकर मैंने छोड़ दिया है। आगे क्या करना आपको मालूम ही है। 3R1 यहां, ये दोनों के बीच में 3R1 लिखना है, ये तीनों के बदले 3R3 लिखना है, और दोनों चला जाएगा किस चीज में? पैरेलल में। दोनों चला जाएगा पैरेलल में, दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देंगे। दो रजिस्टर पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। या डायरेक्ट भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, R इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, देखने से लगता है बहुत खतरनाक है। टर्मिनल A यहां है, टर्मिनल B यहां है, बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे काफी रजिस्टर्स लगे हुए हैं। हाँ एक बात है कि अच्छा ठीक है, चलिए इतना ही रहने देते हैं। मान लेते हैं कि अब ये इस तरह से फिगर आपके सामने है और इक्विवेलेंट निकालना है। अब क्या करेंगे, चलिए मैं बतलाता हूं। देखिए जिस तरह से मैंने आपको बतलाया कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस तब काम करता है जब उसका दोनों एंड पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज मौजूद हो। अब सपोज कीजिए कि बल्ब का एक वायर को आपने कनेक्ट कर दिया, चलिए 220 वोल्ट में ही मान लेते, लाइव वायर में ही मान लेते, आपने कनेक्ट कर दिया और दूसरा को ऐसे ही बाहर छोड़ दिया, क्या बल्ब जलने लगेगा? क्या बल्ब जलेगा? अगर बल्ब का एक वायर को 220 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिए और दूसरा वायर को बिल्कुल छोड़ दिए ओपन फ्री बाहर ही, क्या बल्ब जल जाएगा? वो नहीं जलेगा, वो नहीं जलेगा। वो ओपन एंड हो गया, वो खुला हुआ एंड है। तो याद रखना है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का एक एंड अगर ओपन है तो फिर वो काम नहीं करेगा, और अगर वो काम नहीं कर रहा है तो फिर वो यूजलेस हो चुका है, और अगर वो यूजलेस है तो क्या करोगे? निकाल देंगे फिर पहले की तरह, फिर पहले की तरह निकाल देंगे। वही चीज तो यहां भी है। देखने से लग रहा है काफी कॉम्प्लिकेटेड फिगर। ध्यान से देखिए, क्या इसको निकालना नहीं चाहिए?
क्या इसे नहीं निकालना चाहिए? निकाल देना चाहिए, क्योंकि देखो ये रजिस्टर ओपन इंड नहीं रखता है। इस ए को और इस बी को हम लोग ओपन इंड नहीं कहेंगे। टर्मिनल को कभी भी आप ओपन इंड मत मानिएगा, क्योंकि टर्मिनल का मतलब ही होता है कि जब कभी भी उसका यूज करेंगे उस सर्किट का, तो दोनों टर्मिनल से, बैटरी के दोनों टर्मिनल को वायर से कनेक्ट करेंगे। तो जब भी इसका यूज करेंगे तो बैटरी का एक टर्मिनल यहां वायर से जुड़ेगा और बैटरी का दूसरा टर्मिनल यहां वायर से जुड़ेगा। इसलिए ये वाला ए और ये वाला भी ओपन इंड नहीं हुआ। ये पहले वाला भी कोई फिगर में ओपन इंड नहीं कहलाएगा टर्मिनल, लेकिन ये ओपन इंड है, ये ओपन इंड है। तो देखिए ये रजिस्टर का एक इंड ओपन है, इसलिए इस रजिस्टर का कोई यूज नहीं रह गया। इस रजिस्टर को क्या कीजिए, हटा दीजिए यहां से। ये देखिए इसका अगला फिगर है, मैंने इस रजिस्टर को हटा दिया है। ये रजिस्टर का भी वही सिचुएशन है, एक इंड ओपन है, हटा दीजिए, इसको हटा देंगे, देखिए ऐसा स्थिति सिचुएशन आ गया। अब ये रजिस्टर बचा, ये चारों बचा और ये बचा। ये देखिए एक रजिस्टर, ये चारों रजिस्टर और ये, यानी कि इसका एक्चुअल फिगर कुछ इस प्रकार का होगा। और अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं नहीं बतलाने जा रहा हूं, आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि आज के क्लास में जो मैंने फर्स्ट थ्योरी आपको बतलाया था वो तो बिल्कुल इसी के लिए था, है ना। देखो गौर से, दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ये दोनों सीरीज में इसका भी इक्विवेलेंट निकाल देंगे, फिर ये दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा और ये दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो आपस में पैरेलल होगा, वो निकाल लेंगे। और जब इन सबका इक्विवेलेंट निकल जाएगा तो फिर ये इन सबका इक्विवेलेंट और ये सीरीज में चला जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आज के क्लास का मैं लास्ट थ्योरी आप लोगों को बतला रहा हूं। क्या लास्ट थ्योरी है? व्हीटस्टोन ब्रिज का। ध्यान से समझिए, जब कभी भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आए तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे पहचानेंगे कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज है? बिल्कुल सीधा सा तरीका है इसका। देखो जी, यह है टर्मिनल ए, यह है टर्मिनल बी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा कि एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल तक जाते समय एक रास्ता में आपको दो रजिस्टर मिलेगा और दूसरा वे से भी आप जाइएगा तो आपको दो रजिस्टर मिलेगा। क्लियर है? एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल तक जाते समय अगर आप एक रास्ता से जाएंगे तो दो रजिस्टर मिलेगा और आप सेकेंड वे से भी जाएंगे तो दो रजिस्टर मिलेगा, सीरीज में दोनों। ठीक है। अब ऐसा है कि फर्स्ट वे से जो दो रजिस्टर मिला था उसके बीच में एक जंक्शन मिलेगा और सेकेंड वे से भी जो दो रजिस्टर से होकर गए थे, दोनों रजिस्टर के बीच में भी एक जंक्शन मिलेगा और उन दोनों जंक्शन के बीच एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ रहेगा, एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ रहेगा। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आ गया तो इसे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। एक और पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, कनेक्शन पर ध्यान देना है, फिगर पर ध्यान नहीं देना है। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही बहुत सारे केसेस में आपको यहां पे ये रजिस्टर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको चार रजिस्टर मिलेगा, दो ये वाला और दो ये वाला। कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद कभी कभी क्या होगा कि इस ये वाले रजिस्टर के जगह पर यहां पे कभी गैल्वेनोमीटर लगा देगा, कभी आमीटर लगा देगा, कभी वोल्टमीटर लगा देगा या कभी डायरेक्ट वायर से भी कनेक्ट कर देता है। बात समझे? क्या क्या मैंने कहा? गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, डायरेक्ट वायर, कुछ भी संभव है यहां पर। तो आपको ए और बी के बीच जाने का वे देख लेना है, दोनों तरफ से दो दो रजिस्टर।
दोनों के बीच में रजिस्टर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर कुछ हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है ना। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है? अब आगे का पॉइंट देखिए, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ज्यादातर क्वेश्चन में, ज्यादातर प्रॉब्लम्स में फर्स्ट वाला वे का दोनों रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस का रेशियो और सेकंड वाला वे का दोनों रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल होगा। मैंने ये नहीं कहा ऑलवेज, मैंने कहा ज्यादातर केसेस में। तो ज्यादातर केसेस में ये दोनों का रेशियो मतलब R1/R2 और ये दोनों का रेशियो मतलब R3/R4 ये इक्वल होगा। देखो मैंने लिख दिया R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो ज्यादातर केस में ऐसा आता है, और जब ज्यादातर केस में ऐसा आएगा तो आप चेक करके देखिएगा इस जगह का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल सेम आपको मिलेगा। जैसे देखो ए और बी के बीच कोई बैटरी या तो कनेक्टेड रहेगा, नहीं कनेक्टेड है तो आप अपने मन से 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट कुछ बैटरी जोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिएगा कि ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, और ऐसा है कि ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम है, ऐसा मान लेता है क्वेश्चन में। जैसे कि ये 2 ओम, ये 3 ओम, और ये है 4 ओम और ये है 6 ओम का सपोज कर लेते हैं। तो ये दोनों का रेशियो और ये दोनों का रेशियो सेम आ गया। तो वैसा कंडीशन में इसको हटा करके जब आप यहां का पोटेंशियल निकालिएगा, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि दो रजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हो और दोनों के दोनों एंड पर का पोटेंशियल मालूम हो तो बीच का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, मैंने बतला दिया है आपको। मैं बार बार आपको बतला रहा हूं कि ये जो हमारा क्लास चल रहा है ये टारगेट को ध्यान में रखते हुए मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 11th का क्लास अच्छी तरह से किया है, आपने 12th का क्लास अच्छी तरह से किया है, आपको बेसिक पूरा नॉलेज है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो इस वजह से आपको सिर्फ मैं यहां पर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स और न्यूमेरिकल्स को फोकस कर रहा हूं। हाँ, अगर आपका 11th कमजोर रह गया, 12th कमजोर रह गया है तो फिर हमारा वो सब वीडियो को देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में बाकी सब्जेक्ट्स के ही बनाए गए वो सब वीडियो को देखिए जो सब बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपको हर एक वीडियो का थंबनेल में बिल्कुल क्लियर नजर आएगा कि कौन सा वीडियो हिंदी मीडियम में बना है, कौन सा वीडियो इंग्लिश मीडियम में है, कौन सा वीडियो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से है, कौन सा वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से है, बिल्कुल क्लियर मैंने मेंशन कर दिया है। क्लियर है? देखते हैं आगे। तो देखिए, कैलकुलेट करके देखोगे तो यहां का और यहां का पोटेंशियल आपको सेम नजर आएगा। कब? जब R1/R2 बराबर है R3/R4 के। तो ज्यादातर केस में ऐसा आएगा, और उस कंडीशन में चूंकि P पर का और Q पर का पोटेंशियल सेम है तो इस रजिस्टर का कोई यूज रह गया? अगर यहां कोई अमीटर होता, कोई वोल्ट मीटर होता, कोई वायर होता तो क्या इसका कोई यूज रहता? कोई यूज नहीं रहता। तो इसको क्या करेंगे, यहां से सीधे हटा देंगे, और जब इसको हटा दीजिएगा तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और अब देखो इसका इक्विवेलेंट निकालना कितना आसान है। इसका इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है। ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज में, इसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट निकालो, दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में चला जाएगा, फिर इक्विवेलेंट निकालो, आंसर आ जाएगा। यहां एक बात को और ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने कहा कि बोर्ड के एग्जाम में अगर व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो R1/R2 और R3/R4 इक्वल जरूर होगा। अगर मेडिकल के एग्जाम में क्वेश्चन आया तो भी R1/R2 R3/R4 बराबर जरूर होगा। यानी ये दोनों एग्जाम्स में ऐसा फिगर आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम IIT का हुआ तो कोई जरूरी नहीं है कि R1/R2 इक्वल होगा R3/R4 का, नहीं हो सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन केसेस में नहीं होगा।
दूसरी बात, अगर यहां पर P और Q के बीच अगर बैटरी को कनेक्ट कर दिया जाए तो सिचुएशन ही बदल जाएगा। तो उस कंडीशन में अगर P और Q के बीच बैटरी को कनेक्ट कर दें या फिर ये रेशियो इक्वल नहीं हो तो ऐसा केसेस सिर्फ और सिर्फ आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है और वो प्रॉब्लम इतना आसानी से नहीं बनेगा। उसके लिए आपको किरचॉफ्स लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये आपको मैं किरचॉफ्स लॉ में बतलाऊंगा। इसके आगे का टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ, मैं वहां पे आपको बतलाऊंगा, लेकिन इस तरह से नहीं आप बनाइएगा। अगर ये रेशियो नहीं आता है इक्वल तो, या फिर यहां पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया है तो। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने जो भी 4-5 थ्योरी इधर बतलाया ये सबसे रिलेटेड देखिए एक एक दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे डाल दिया है। आप इसको घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन रह जाएगा या फिर आंसर वगैरह आपको इसका चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप इंस्टीट्यूट में हमसे जुड़ सकते हैं। क्लियर है? अब आगे का थ्योरी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और चूंकि थ्योरी आसान तो नहीं है, एक बार में अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो कम से कम एक बार और देख लेना है वीडियो को, क्योंकि जितना ज्यादा आप चीजों को देखकर समझिएगा उतना आसानी से आप याद करके या लिख करके नहीं समझ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट।